नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में कुछ समय बाद चुनाव है। हर कोई मानकर चल रहा है कि वहां बीजेपी और टीएमसी के बीच ही सीधी टक्कर होनी है। यही दोनों पार्टियां मेन मुकाबले में रहेंगी। लेकिन 35 सालों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता पर राज करने वाले वामपंथी दल कहां गए? कहां अचानक वो गायब हो गए? कैसे गायब हो गए? ये सवाल आपके दिमाग में भी ज़रूर कौंधते होंगे। अगर हाँ, ये दिमाग में आपके कौंधते हैं तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हम आपको बताएंगे कैसे वाम मोर्चे ने खुद ब खुद अपनी पतन की कहानी लिखी, कैसे वाम मोर्चा डूब गया और कैसे पश्चिम बंगाल के लोग वाम मोर्चे को भूलते चले गए। 35 साल तक जिसने राज किया वो उसको लोग भुला दिए। इस वीडियो में आपको यही सब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता का संग्राम शुरू हो गया है। इन दिनों अगर आप कोलकाता की सड़कों पर निकलें और किसी से पूछें कि किसकी सरकार बनेगी तो आपको बिहार या उत्तर प्रदेश की तरह कोई साफ जवाब नहीं मिलेगा। कोई आपको सीधे सीधे ये नहीं कहेगा कि टीएमसी आएगी या फिर बंगाल का भविष्य बीजेपी के हाथों में वो सौंपेंगे। लेकिन लोगों की बातों से आप आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि मुख्य मुकाबला बस टीएमसी और बीजेपी के बीच है। मीडिया में भी बस इन्हीं दोनों पार्टियों की चर्चा है। जनता भी बस इन्हीं दोनों पार्टियों की बात कर रही है। लेकिन इस पूरे संग्राम में उस पार्टी का कोई जिक्र नहीं कर रहा जिसने लगातार 35 सालों तक बंगाल पर एक छत्र राज किया। हम बात कर रहे हैं वामपंथी पार्टियों की। कभी बंगाल वामपंथ की सबसे उर्वरक भूमि हुआ करती थी, लेकिन आज बंगाल में वामपंथ का कोई नाम लेवा नहीं बचा। ये धारणा तब मजबूत हुई जब 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में एक भी सीट पर वामपंथियों का खाता नहीं खुला। 42 में से 41 सीटों पर वामपंथी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ एक उम्मीदवार अपनी जमानत बचा सका, जबकि बीजेपी ने अपना कमल खिलाकर सीटों की संख्या 2 से 18 तक पहुंचा दी। बात अगर वोट प्रतिशत की करें तो भाजपा का वोट प्रतिशत 10 से बढ़कर 40% तक पहुंच गया। भाजपा के उभार और वामपंथ के खात्मे की कहानी खुद शुरू नहीं हुई, बल्कि वामपंथ ने अपने पतन की कहानी खुद से ही लिखी, और ऐसी लिखी कि उसमें सेकंड सीजन की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। वामपंथी पार्टियों को कैडर बेस पार्टी माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि वामपंथी समर्थक और सदस्य वामपंथ की विचारधारा से इस कदर जकड़े रहते हैं कि उनका किसी और तरफ मुड़ना मुश्किल होता है। लेकिन ये सब अब कहने भर की बातें हो गई हैं। वामपंथ समर्थकों को अगर अपनी विचारधारा से दूर होकर कहीं और अपना ठोर ठिकाना ढूंढना पड़ा तो उसकी जिम्मेदारी वामपंथी पार्टियों की है। उसके समर्थक टिके भी रहते तो किसके भरोसे, क्योंकि अपने 35 सालों के शासन में वामपंथी पार्टियों ने नई पीढ़ी को उभरने का मौका ही नहीं दिया जो उनका नेतृत्व कर सके। वामपंथ के पास कोई ऐसा युवा चेहरा नहीं था और ना है जो नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ सके, अपने पीछे इकट्ठा कर सके। इसके उलट पार्टी ने कन्हैया कुमार जैसे युवाओं को अपनाना शुरू किया, जिनका आगाज ही विवादों के जरिए हुआ, जो सिर्फ विवादों के चलते चर्चा में आए, जिनके पास ना कोई नीति थी और ना कोई नियत जो वामपंथ को उनकी खोई जमीन दिला सके। वामपंथ के पतन का एक कारण ये भी रहा कि उन्होंने अपनी छवि एक हड़ताली पार्टी की बना ली। चाहे ट्रेड यूनियन हो या छात्र संघ, हर जगह वामपंथ का मतलब हड़ताल और आंदोलन हो गया। इस हड़ताल और आंदोलन ने बंगाल का क्या हाल कर दिया, ये किसी से भी छिपा नहीं है। वाम दलों के पतन के बाद विपक्ष की कमी पश्चिम बंगाल में देखी जा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी मजबूती के साथ पश्चिम में उभरी है, उससे वो कमी भी दूर हो गई है। बंगाल में वामपंथ के पतन के बाद विपक्ष की जो जगह खाली हुई थी उसे बीजेपी ने भरना शुरू कर दिया, वो भी विधानसभा की महज 3 सीटों के साथ। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने महज 3 सीटें जीती थी। वही बीजेपी 5 सालों बाद 2021 में सत्ता की प्रबल दावेदार बन चुकी है। बीजेपी के पास मोदी जैसा चेहरा है, लेकिन वामपंथी पार्टियों के पास तो अब कोई चेहरा भी नहीं बचा। अपनी इज्जत बचाने के लिए वामपंथी पार्टियों को कांग्रेस का सहारा लेना पड़ा। वो कांग्रेस जो खुद तो जीतती नहीं, अपने सहयोगियों का बंटाधार और कर देती है। अब देखने वाली बात यह है कि टीएमसी और बीजेपी की इस लड़ाई में वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस का गठबंधन कोई तीसरा कोण बन पाता है या सिर्फ वोट कटवा बनकर अपनी दुर्गति देखने के लिए जीवित रहता है।
बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।